लो बच्चों, तो आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं बितान भाग 2 से पाठ अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव जो कि ओम थानवी द्वारा लिखित है। और बच्चों, मैंने तुम्हें बताया कि ये एक यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। यात्रा वृतांत और रिपोर्ट जो है वो गद्य की विधाएं हैं, है ना। ये इन दोनों विधाओं, क्या यात्रा वृतांत और रिपोर्ट, इन दोनों का मिला जुला रूप है। ओम थानवी जी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा गए, वहां पर उन्होंने जो देखा और अनुभव किया उसको उन्होंने तथ्यात्मक रूप से 17 पृष्ठों के इस पाठ में सारा बता दिया। वही यात्रा करते समय अगर हम लेखनीबद्ध करते जाएं, जो भी हम महसूस करते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, या जो हम नया देखते हैं, जो भी विचित्र देखते हैं, विलक्षण देखते हैं, अगर उसको डायरीबद्ध कर लिया जाए तो वास्तव में वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी साबित होता है। क्योंकि साहित्य जो है वो इतिहास के साक्ष्य बताने वाला एक तरीका है ना। तो ये मैं आज पाठ पढ़ा रही हूँ अतीत में दबे पांव, जिसमें ओम थानवी जी ने ऐतिहासिकता तो बरकरार रखी ही है, साथ ही साथ ऐतिहासिकता जैसा नीरस विषय तुम लोग लगता है कि इतिहास में नींद आती है ये वो, तो उन्होंने साहित्यिक पुट देते हुए इस पाठ को बहुत ही रोचक बना दिया है। बच्चों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये 2 प्रमुख नगर थे। तो पता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 आधार नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है। खुदाई बराबर चली रही है, तो उन्होंने जो जो बताया उसके आधार पर ये पाठ है। सन 1922 में राखलदास बनर्जी की अध्यक्षता में खुदाई प्रारंभ हुई थी और मोहनजोदड़ो है, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। और हड़प्पा, ये दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये मतलब मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। दोनों मतलब पाकिस्तान में है, कहने का मतलब ये है। अब तुम पढ़ोगे इनके प्रश्न उत्तर। पाठ को तो तुम जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, लेके नहीं बैठोगे, तब तक खूब अच्छी तरह तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है। पाठ को बार बार पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो और जो प्रश्नोत्तर हैं उनको करते जाओ। तो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? पहला प्रश्न है बच्चों कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये एक जो थी लो प्रोफाइल सभ्यता थी, जिसमें लघुता में महत्ता दिखाई पड़ती है। जो वहां पर भवन मिले, बंद नालियां से मतलब ढकी हुई नालियां, विभिन्न वस्तुएं, मकानों के अवशेष हैं, और जो भी चीजें मिली हैं वो सब व्यवस्थित रूप में मिली। उनमें जीवंतता का एहसास होता है। तो कोई आडंबर नहीं दिखाई पड़ता कि जैसे उसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए कोई आडंबर अपनाया गया हो, ऐसा कुछ नहीं। भव्यता लाने के लिए कोई चीज प्रयोग की गई है, कुछ उसमें बनावटीपन हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी चीजें थी वो जीवन जगत से जुड़ी हुई चीजें थी, हैं, साधन संपन्न थी, हैं, सब लोग उसको प्रयोग करते थे। भवन, बंद नालियां ढकी हुई थी, विभिन्न वस्तुएं हैं, मकानों के अवशेष भी ऐसे लगते हैं कि हाँ वास्तव में यहाँ पर कोई व्यवस्थित सभ्यता निवास करती होगी, कोई व्यवस्थित लोग रहते होंगे, हैं। तो हालांकि लो प्रोफाइल थी, कोई भी उसमें दिखावा या भव्यता की कोशिश नहीं की गई है। लघुता में महत्व का इसमें महत्व दिखाई पड़ता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर
समाज पोषित था। अतीत में दबे पांव के आधार पर उत्तर लिखिए। अब देखो सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य है जो राज पोषित या धन पोषित ना होकर समाज पोषित था। बच्चों इस सभ्यता में हमें एक चीज दिखाई पड़ती है, कोई भी ऐसी चीजें जो कि राजतंत्र या धर्म से संबंधित, धर्म की ताकत या राजतंत्र की ताकत दिखाते हो, जैसे कोई महल हो या कोई बहुत बड़ा सिंहासन हो, इस टाइप की राजमुकुट बहुत बड़ा हो, ऐसा कुछ भी मतलब राजतंत्र की ताकत दिखाने वाला कोई ऐसा महल नहीं मिला है और ना ऐसा कोई उपासना स्थल मिला है जिससे पता चलता हो कि वहां पर धर्म तंत्र की बपौती थी, है ना। तो इसलिए ये सिंधु सभ्यता की खूबी है, उसका सौंदर्य जो राज पोषित या धन पोषित ना होकर समाज पोषित था। समाज पोषित मतलब समाज स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझता था जिस चीज के लिए है, समाज स्वयं उसके लिए कार्य करता था। अपने हर एक व्यक्ति अपने लिए उत्तरदायी था, ना कि किसी राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत के बल पर कार्य करता हो, ऐसा नहीं। हर कोई अपने प्रति उत्तरदायी था। इसलिए इस सभ्यता को राज पोषित या धर्म पोषित न कहकर समाज पोषित सभ्यता कहा जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? अब बच्चों बहुत कुछ ऊपर वाले प्रश्न से ही मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए तुम्हें जान लेना जरूरी है कि किन चीजों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। अब देखो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वहाँ उपकरण जो भी मिले हैं, पत्थर और मिट्टी के सिक्के मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, सड़कों नालियों गलियों को साफ सुथरा रखने की जो प्रवृत्ति मिली है वो मनुष्य की या वहाँ के लोगों की, रहने वालों की अपनी सोच थी, न कि किसी के द्वारा, है ना, ताकत से उन पर अनुशासन नहीं किया जाता था। ऐसा लगता है कि वो स्वयं से अनुशासित सभ्यता थी, किसी के दबाव में या किसी के अनुशासन में, थोपे हुए अनुशासन में वो उस सभ्यता के लोग कार्य नहीं करते थे, बल्कि स्वयं अपना कर्तव्य समझते थे। वहाँ की सड़कें, गलियां, नालियां हैं, इन सबको देखकर लगता है सब साफ सुथरा वहाँ पर जो दिखाई पड़ता है, पर वो और वहाँ का कुलधरा गांव का एक उदाहरण भी लेखक ने दिया है कि कितना साफ सुथरा वो गांव था। अब तो खैर खंडहर और अवशेष है। तो ये जो सभ्यता थी वो किसी के दबाव में ना होकर, किसी की ताकत से ना चलकर, बल्कि सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। इस तरह से बच्चों ये तीनों प्रश्न जो एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते भी हैं, ये तुम्हें समझ में आ गए होंगे। और पाठ जो है वो बराबर पढ़ते रहना जरूरी है। धन्यवाद।